आज हम पढ़ेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत आगे के भाग को। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे एयर पॉल्यूशन। ये जो पर्यावरण का चैप्टर है इसमें विशेष रूप से पॉल्यूशन का अध्ययन किया गया है। ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो आप लोग को मैं बताया था जो भी पर्यावरण होते हैं वो मुख्यतः कहना चाहिए 3-4 भागों से मिलकर बना हुआ है। एयर है, वाटर है, सोइल है। और ये एयर, वाटर, सोइल विभिन्न घटकों से मिलकर बने होते हैं। ये जो विभिन्न घटक होते हैं इनका एक निश्चित भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण आदि पाए जाते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस हो रहा है तब मान लेते हैं कि पॉल्यूशन है। यदि किसी भी प्रकार से इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो प्रदूषण लगभग नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर का कहना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें यदि चेंजेज हो रहा है तब वाटर पॉल्यूशन है, यदि चेंजेज नहीं हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? वाटर का भौतिक गुण क्या क्या हो सकता है? सामान्य रूप से 2-3 भौतिक गुण, जैसे कि एक निश्चित इनका क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनका एक निश्चित घनत्व होता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं है तो वाटर पॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से इसका कहने चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, इसकी कहना चाहिए जो शुद्ध जल होते हैं उदासीन होते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। इनका पीएच का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें घुलित ऑक्सीजन की दर भी एक निश्चित मात्रा में रहना चाहिए, मतलब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम नहीं होनी चाहिए। यदि बीओडी बढ़ गया और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो वाटर क्या है, पॉल्यूशन हो गया है। क्लियर? उसी प्रकार से कहने चाहिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जैविक गुण। जैविक गुण के अंतर्गत देखेंगे इसका एक निश्चित जैविक गुण होता है। तो जैविक गुणों में कहना चाहिए परिवर्तन हो जाती है। जो भी मानव होती है, जो भी कहना चाहिए जो पालतू एनिमल्स होते हैं, उनके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो तालाब में चले जाते हैं, या फिर हम लोग सोप या फिर डिटर्जेंट वगैरह का जो उपयोग करते रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अन्य रासायनिक पदार्थ, इन सब के कारण जल की कहना चाहिए जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैविक गुण होती है, वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर? इनके कारण इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अन्य सूक्ष्म जीवी भी आ जाते हैं, जिसके कारण कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। क्लियर? तो जल का कहना चाहिए जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, बायोलॉजिकल गुण है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर पॉल्यूशन का सोर्स एंड इफेक्ट, मतलब वाटर पॉल्यूशन का स्रोत क्या है और उनका कहना चाहिए प्रभाव क्या है। आज से हम लोग 50 साल पीछे जाएंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, तो उस समय वाटर क्या होता था, शुद्ध होता था। लेकिन अभी 10, 20, 50 सालों में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, वाटर क्या हो गया है, पॉल्यूटेट हो गया है। एयर, सॉइल सब क्या हो गए हैं, पॉल्यूटेट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्रोत देखते हैं, ठीक है, और उनका प्रभाव भी देखते हैं साथ में। क्लियर? पहला है सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज का अध्ययन हम लोग तो वहां पर भी किए थे, 4th यूनिट में भी किए थे। ठीक है जी। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, वहां पर सीवेज का भी अध्ययन किए थे। और इससे कुछ समय पहले भी बताया था जो शहरों में कहना चाहिए जो नालियां होती हैं उसमें जो गंदे पानी या फिर गंदे जल बहते रहते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, यूरिया, डिटर्जेंट, अन्य हानिकारक पदार्थ उसमें बहते रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं सीवेज में। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब घरेलू कचरा, मतलब जो गांव में कहना चाहिए जो वेस्ट होते हैं उसको डोमेस्टिक वेस्ट या फिर घरेलू कचरा कहते हैं। तो ये जो चाहे सीवेज हो चाहे डोमेस्टिक वेस्ट हो, अंत में कहना चाहिए जो गांव में जो तालाब होते हैं या भी शहरों में कहना चाहिए सीवेज के माध्यम से नदी में, जलाशय में, समुद्र में चले जाते हैं।
तो ये वाटर कहने चाहिए कुल मिलाकर सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट से क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। क्योंकि वाटर जैसे ही पॉल्यूटेड होता है, वाटर में जैसे ही गंदगी बढ़ती है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए बैक्टीरिया जनित रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो सकता है, वाइब्रियो कोलरी से कॉलरा मतलब हैजा हो सकता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से पेचिस हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। मतलब विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं वो गंदगी या फिर पोल्यूटेड वाटर से ही होते रहते हैं। क्लियर। आगे कारण है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, औद्योगिक प्रवाह, ठीक है। डोमेस्टिक डिटर्जेंट के अंतर्गत कुछ और यहाँ पर है, फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स है और एबीएस, ठीक है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये सब कहना चाहिए डोमेस्टिक डिटर्जेंट के अंतर्गत आती है। जो सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें तो भिन्न प्रकार की डिसीज होती है। जो कहना चाहिए डोमेस्टिक डिटर्जेंट होते हैं, मतलब आजकल घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए घरेलू डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। तो इस घरेलू डिटर्जेंट में मुख्य रूप से क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, फास्फोरस से बना हुआ है, नाइट्रेट होते हैं, एबीएस होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इनके कारण कहना चाहिए ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये वाटर में जाते हैं तो उस वाटर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगा तो जो वाटर में पाए जाने वाले जो जलीय प्राणी होते हैं उसको श्वास लेने में, रेस्पिरेशन करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। क्लियर। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, औद्योगिक प्रवाह। हम सभी जानते हैं कि जितना भी इंडस्ट्री है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे भारत में हो, चाहे ऑल वर्ल्ड में हो, अधिकांश इंडस्ट्री कहाँ लगाए जाते हैं, नदी के आसपास या फिर जहां पर पानी की सुविधा होती है वहां पर लगाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए विद्युत के साथ साथ वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सबसे प्राथमिक है विद्युत, ठीक है। सेकंड क्या होता है, कोल, और तीसरा क्या होता है, वाटर। तो बिना वाटर का कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकता। हम लोग भारत में देखते हैं गंगा नदी के आसपास या भी कोई भी नदी के आसपास अधिकांश इंडस्ट्री स्थित होती है, क्योंकि नदियों में छोटे छोटे डैम या फिर बड़े डैम बना दिए जाते हैं, ठीक है। उनकी सहायता से इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को क्या दिया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है। तो जो इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री से उपयोग होने के बाद वहां से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, औद्योगिक कचरा निकलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री होते हैं नदी के किनारे होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को नदी में ही क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, जिससे भारत की अधिकांश नदियां क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। तो वास्तव में इंडस्ट्री से जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, औद्योगिक कचरा निकलते हैं, उसको कहीं पर भूमि में दबाना चाहिए या फिर उनका कोई उचित प्रबंधन करना चाहिए। मतलब नदियों में नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि नदियों में छोड़ दिया जाता है तो नदी का जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। क्लियर। भारत में यह देखा गया है अधिकांश जो नदियों के किनारे जो फैक्ट्री है वो किस प्रकार की फैक्ट्री है, तो अधिकांश फैक्ट्रियां केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स का है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, सोप एंड डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर और शुगर और पेपर इंडस्ट्री, ये सब कहना चाहिए नदियों के किनारे होते हैं। और सभी अपने औद्योगिक कचरा को नदी के जल में ही क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और नदी का जल प्रदूषित भी हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के अंतर्गत यदि ये होता है तो बीओडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीओडी का अधिक बढ़ना, इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे। हालांकि इसका 2-3 फुल फॉर्म होता है, एक बार इसको व्यापम में पूछा था लेकिन दोनों फुल फॉर्म को दे दिया था। कॉमन रूप से बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है।
तो जिस वाटर में बीओडी की मात्रा अधिक रहेगा वह वाटर उतना ही प्रदूषित होता है और ये बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो जल में पाए जाते हैं डेथ होने लगते हैं। क्लियर। इसके कारण कुछ अन्य रोग भी हो सकते हैं जिसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि मरकरी। एक बार कहना चाहिए ये जो मरकरी होते हैं ये किसी फिश में चले गए, मछली में, और जब इस मछली को मतलब मरकरी युक्त पारा युक्त फिश को जब मानव भोजन के रूप में ग्रहण किए तो ये मानव के शरीर में चले गए, जिसके कारण मिनी माता नामक रोग हो गया था। इसको पहले कई बार पूछा जाता था नीट में। इसी प्रकार से कैडमियम सीडी, ये भी कहने चाहिए फिश के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच गए थे। इनसे एक बार इटाई नामक रोग हो गया था, इसको भी पूछा गया था। आर्सेनिक एएस, इसके कारण भी कहना चाहिए ब्लैक फुट डिसीज नामक रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और जो लैड है, साइनाइड है, आर्सेनिक है, ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचते हैं। ये तीनों संयुक्त रूप से पहुंचकर मस्तिष्क को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। मतलब औद्योगिक कचरा भी एक खतरनाक कहना चाहिए पॉल्यूटेड है। ठीक है। उसके बाद आगे है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, वीडिसाइड्स आते हैं, फंगिसाइड्स आते हैं। फंगिसाइड्स मतलब फंजाई मतलब कवक को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ है। वीडिसाइड्स मतलब वीट कंट्रोल, खरपतवार कंट्रोल करने वाला रासायनिक पदार्थ है। खरपतवार किसको कहते हैं, मान लो कहना चाहिए कोई भी हम लोग फसल लगाए हैं, जैसे धान का फसल लगाए हैं, तो धान की फसल को छोड़कर जो दूसरे घास उत्पन्न आ जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, खरपतवार। तो आजकल खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स आए हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं। इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशी, कीटों को नष्ट करना। आजकल हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर बिना पेस्टिसाइड्स, बिना इंसेक्टिसाइड्स के नहीं हो सकता। जैसे ही हम लोग धान लगाते हैं 1-2 माह बाद उसमें बीमारी लग जाती है। कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे गन्ना का हो, चाहे कपास का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, विभिन्न प्रकार के रोग होते रहते हैं। तो इन रोगों को दूर करने के लिए अधिकांश ये रोग कीटों द्वारा होते हैं, कृमि द्वारा होते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। आप लोग को बताया था मैं, एक होता है डीडीटी। डीडीटी को पहले कई बार पूछा जाता था 12वीं में। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डीडीटी डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है जी। पेस्टिसाइड्स डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, याद कर लेंगे फुल फॉर्म। उसके बाद है बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रीन, ये सब कहना चाहिए कीटनाशी है। डीडीटी, बीएससी, ठीक है। आजकल इनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये कहना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मतलब इनका विघटन नहीं होता है। ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो एयर, वाटर, सॉइल्स तीनों को कहना चाहिए प्रदूषित कर सकते हैं और इसका कहना चाहिए गंभीर प्रभाव भी होते हैं। एक बार पूछा गया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, या बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो कीटनाशकों का, ये कीटनाशक है। कीटनाशक हम लोग खेती करते हैं तो उसमें देते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उत्पादक में चले जाते हैं। उत्पादक के माध्यम से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता में आ जाते हैं। तो कीटनाशकों का पौधों से होते हुए मानव शरीर या अन्य जीवधारियों में पहुंचना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्लियर। उसी प्रकार से बीएससी, ये कम खतरनाक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है जिसके कारण इस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है जी। एल्ड्रीन, इनका भी उपयोग किया जाता है, ये भी कहना चाहिए विषैला ही होता है। 2,4 ड्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
ये वीट कंट्रोल को रोकने का कार्य करती है। ये रासायनिक पदार्थ हैं, ये कहना चाहिए एग्रीकल्चर की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। 2,4 डाई क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए फर्टिलाइजर। इसका तो अध्ययन हम लोग एयर पॉल्यूशन में भी किए थे। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए या फिर किसान अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इन उर्वरक में मुख्य रूप से क्या होते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्लियर? कभी ये संयुक्त रूप में मिलेगा और कभी अलग अलग रूप में भी मिलेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे करने से वाटर में जैसे कि हम लोग ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजेशन देते हैं कोई भी जलीय तंत्र में, एक्वेटिक सिस्टम में, तो यहाँ पर जो जल में जो प्रोड्यूसर रहेगा, मतलब पौधे रहेंगे, शैवाल रहेंगे, जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। इनकी वृद्धि तेजी से होती है क्योंकि उनको फर्टिलाइजर मिल जाता है, उर्वरक मिल जाता है। या तो इनकी वृद्धि तो तेजी से होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन का उपयोग कर देते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और बीओडी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इनकी तो वृद्धि तो हुआ, लेकिन उस कहना चाहिए जलीय तंत्र में विभिन्न प्रकार के जलीय जंतु होते हैं जिसमें फिश भी होते हैं। तो जलीय एनिमल को ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और जलीय जंतु डेथ होने लग जाते हैं, और इनकी वृद्धि क्या होती है? तेजी से होती है। ठीक है, इनकी वृद्धि तेजी से होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का उपयोग ये कर लेंगे, तो अन्य जलीय जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और बीओडी की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी को वाटर का यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? तो फर्टिलाइजर देने से उत्पादक में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी और बीओडी की बढ़ोतरी, इसको जल का यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मतलब तापीय प्रदूषण। आजकल ये देखा जाता है, तापीय पॉल्यूशन के अंतर्गत न्यूक्लियर टेस्ट होता है, थर्मल पावर हाउस बनाया जाता है, एटॉमिक पावर हाउस बनाया जाता है। इसको तो न्यूक्लियर टेस्ट मैं आप लोग को पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, आगे चलकर इसका और अध्ययन करेंगे। एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी है। न्यूक्लियर टेस्ट, जैसे कि मान लो अपना देश है, वो पोखरा नामक स्थान में जो राजस्थान में है, परमाणु टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक देश की है तो दूसरा देश की कंपटीशन में, तीसरा देश की है, चौथा देश की। आज प्रत्येक देश परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। तो जब परमाणु टेस्ट किया जाता है तो वहां पर इतनी अधिक हीट उत्पन्न होती है कि वो आसपास का वो जितना भी वातावरण होता है, वो एयर हो चाहे वाटर हो चाहे सॉइल हो, तीनों को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। वहां की जो जीव जंतु होती है वो सब क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से आजकल ऊर्जा प्रदान करने के लिए या फिर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या बनाया जाता है? तापीय बिजली घर या फिर एटॉमिक पावर हाउस। एटॉमिक पावर हाउस में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से तापीय बिजली घर, जैसे कोरबा में जाएंगे तो वहां पर तापीय बिजली घर मिलेंगे, मुंबई में जाएंगे, तारापुर में जाएंगे, रावत भाटा में जाएंगे, नरोरा में जाएंगे तो वहां पर परमाणु बिजली घर बनाए गए। मतलब वहां पर ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किससे होता है? धातुओं से होता है या फिर यूरेनियम वगैरह से होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से ऊर्जा तो मिलती जरूर है, परमाणु संपन्न देश बनते तो जरूर है, लेकिन सब ये क्या है? ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। वाटर, एयर, सॉइल तीनों प्रदूषण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन का मापन। मतलब वाटर पॉल्यूशन को कैसे जानेंगे? कोई भी वाटर देखने से पता नहीं चलता है कि ये वाटर प्रदूषित है कि नहीं है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन कितना है या फिर है कि नहीं, ये जानने के लिए सामान्य विधि बता रहा हूँ, हालांकि ये उतना मान्य नहीं है। हम कहना चाहिए 4-5 बर्तन ले लेते हैं कोई भी बड़ा सा टब के रूप में, उन सब में कहना चाहिए हम लोग अलग अलग नदी का वाटर लेंगे। 5 बर्तन ले लेते हैं, टब बोल सकते हैं, बड़े आकार का। ठीक है, उनमें 5 अलग अलग स्थानों का, चाहे वो तालाब का हो चाहे नदी का हो। ठीक है, अलग अलग स्थानों को उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। उसमें कुछ फूड मटेरियल भी डाल देते हैं।
अब उसमें कहना चाहिए एक ही आकार के उसमें फिश को डाल देते हैं, मछली को डाल देते हैं। क्लियर? एक ही आकार का रहना चाहिए। लगभग 5 टप लिए हैं, 5 में कहना चाहिए अलग अलग स्थानों का हम लोग जल को उसमें डाल दिए हैं। अब उसमें एक ही आकार के लगभग सभी में 2-2 या फिर 1-1 या फिर 5-5 कहना चाहिए फिश को उसमें डाल देते हैं। अब डालने के बाद उसका हम लोग बीच में अध्ययन करेंगे 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद या फिर 5 घंटे बाद। यदि किसी टप में, किसी बर्तन में यदि फिश जल्दी से मर जाते हैं तो वह वाटर क्या है? पॉल्यूटेंट है, प्रदूषित जल है। यदि किसी में 2 दिन बाद, यदि किसी में 10 दिन बाद, यदि किसी में जीवित ही रहते हैं तो जिस वाटर में कहना चाहिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय एनिमल होते हैं, लंबी दिनों तक जीवित रहते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वह वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है? तो पुस्तकों में लिखा रहता है बीओडी के मान को उसमें ज्ञात किया जाता है। यदि किसी वाटर में बीओडी का मान ज्यादा रहेगा तो वह वाटर उतना ही क्या है? पॉल्यूटेड वाटर है। बीओडी ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन का मान कम हो जाएगा। अतः बीओडी का मान कम होना चाहिए और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए। एक फ्रेश वाटर में बीओडी का मान कितना होना चाहिए? तो एक फ्रेश वाटर में बीओडी का मान लगभग 1 ppm होना चाहिए। 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब प्रति मिलियन 1 पार्ट्स होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा, मतलब भारत में कहना चाहिए गंगा नदी। भारत में तो कहना चाहिए 100 से अधिक नदियां हैं, 500 से अधिक नदियां हैं। एक छोटे छोटे राज्यों में कहना चाहिए नदियों की संख्या 100 से अधिक है। ठीक है? बड़ी नदियों को ही हम लोग यदि गिनते हैं तो भारत में 200-300 से अधिक है। उसमें कहना चाहिए भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है? गंगा। ये भारत का कहना चाहिए पवित्र नदी भी कहते हैं। अब भारत में बहने के आधार पर सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो टोटल लंबाई भारत में नहीं बहती है, वो दूसरे देश में बहती है। क्लियर? तो लंबाई के आधार पर गंगा नदी कहना चाहिए भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है हिमालय पर्वत में गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी से। ठीक है? वहां से निकलने के बाद ये ऋषिकेश से होता हुआ हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये सीधे बांग्लादेश में प्रविष्ट कर जाती है। और बांग्लादेश में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है? तीस्ता या फिर पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये बांग्लादेश में प्रविष्ट करने के बाद ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व की सबसे बड़ी वहां पर